नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण अंग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस है क्या चीज? टेंस जो है, ध्यान समझिएगा, टेंस जो है लैटिन भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, लैटिन भाषा, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। किससे हुई है? टेंस लैटिन भाषा यानी टेम्पस। टेम्पस क्या है? एक वर्ड। टेम्पस एक वर्ड है और टेम्पस का अर्थ क्या होता है? टाइम। टेंस जो है, टेंस का उद्भव या टेंस का जन्म जो है लैटिन शब्द के टेम्पस वर्ड से हुआ है और टेम्पस का मतलब ये होता है टाइम। अब यहाँ टाइम की चर्चा कर दिया है, यानी टाइम एंड टेंस। जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो टाइम और टेंस ये दो चीजें आपको मिलेंगी। टाइम एंड टेंस, इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। टाइम जो है एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, बट टेंस क्या है? अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के लिए यानी ग्रामर सीखने के लिए ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इतना क्लियर आप? यानी टाइम जो है और नेचुरल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल का मतलब आप समझते हो प्राकृतिक, यानी किसी भी तरह से किसी भी भाषा को किसी भी तरह से बोल दें, कैसे भी बोल दें और सामने वाला समझ जाता है, और नेचुरल कॉन्सेप्ट कहलाता है। बट टेंस क्या है? बोला किसी भी मतलब कोई वाक्य बोला जाता है किसी भी तरीके से, लेकिन उसका अनुवाद एक फिक्स तरीके से किया जाता है। यानी कोई सेंटेंस ऐसे होता है कि जो फ्यूचर का भाव प्रकट करते हैं कि ये काम फ्यूचर में होगा, लेकिन उसका अनुवाद प्रेजेंट में किया जाता है। इतना आप लोग समझ गए? अभी उसको हम एग्जांपल लेते हैं। ये दो चीज आप समझ गए हैं, टाइम नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल में क्या होता है? कोई चीज होती है सदैव सत्य वाली बात, समझ गए हो, सदैव सत्य किसी रूटीन की बात होती है, लेकिन टेंस में क्या होता है? उसका जस्ट विपरीत होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है। एक नॉर्मल सिंपल सा अनुवाद हम लिए हैं। हमने क्या कहा? जैसे मैं आपसे मिला या कोई आपसे मिला, वो बोला कि मेरा भाई दिल्ली कल जा रहा है, यानी मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है। अब ये काम, जाने का काम कब होगा? कल, आने वाले समय में। अब इसका अनुवाद जो होगा, देखिए, माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली। मेरा भाई दिल्ली जा रहा है कब? कल। TOMORROW। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टुमारो, दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो का प्रयोग सदैव फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ये आप लोग पहले से पता है। लेकिन यहां पर देखिए, इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस किया जाता है, यानी जो सेंटेंस है ये अनुवाद प्रेजेंट में किया गया है। तो टुमारो का प्रयोग भी तो प्रेजेंट में हुआ है ना। अब क्यों हुआ है? क्योंकि आने वाला कल है। कुछ भाव समझ में आया? जैसे हमारा कॉलेज या विद्यालय जुलाई में खुलेगा। खुलेगा फ्यूचर है, अनुवाद क्या होगा? आवर कॉलेज। आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज, ओपन्स इन जुलाई। देखिए, आवर कॉलेज ओपन्स इन जुलाई अनुवाद है प्रेजेंट में, लेकिन ये जो बोला गया है ये है फ्यूचर का। ये इतना सा अंतर है, बाकी अंतर तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे आप लोगों को, टाइम और टेंस से रिलेटेड। जो भी रहेगा 10-15 मिनट का वीडियो, आप उसमें समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा डाउट। क्लियर? अब चलिए हम आते हैं टेंस पे, बता दे रहे हैं।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टेंस। टेंस और टाइम के बारे में हमने चर्चा कर दिया, अंतर क्लियर है। अब टेंस है क्या चीज, आप लोग मौखिक रूप से यानी मुंह जुबानी आप लोग परिभाषा समझ लीजिए कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस जो है किसी कार्य की अवस्था एवं समय को बतलाता है, यानी जो किसी कार्य की अवस्था एवं समय को बतलाता है उसे टेंस कहते हैं। या फिर क्रिया के बदलते हुए रूप को, किसके, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। क्लियर, यानी गो माने जाना, वेंट माने गया, उसके बाद गॉन, ये परफेक्ट में यूज किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस और परफेक्ट यानी जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है इसका एक पार्ट होता है परफेक्ट। इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिया का प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं, या फिर कुछ आईएनजी फॉर्म होते हैं जो कि कंटिन्यूअस में यूज की जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं यूज की जाती है आईएनजी फॉर्म। अब इस पर डिस्कस करते हैं। टेंस कितने पार्ट होते हैं यहां समझते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या है पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब हमने बताया काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, हिंदी में नहीं लिखेंगे आप लोग से समझ लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल जो समय आने वाला है। जो समय चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया है पास्ट टेंस, जो समय आने वाला है फ्यूचर टेंस। इन तीनों को यानी टेंस को 3 भागों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इन तीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडिफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। टेंस यानी टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4 पार्ट, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जब हम इन दोनों को छोड़िए, जब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी जिसके पहले प्रेजेंट समय लगाते प्रेजेंट का 4 हो गया, इसके पहले हमने पास्ट का लगाते पास्ट के 4 टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का इसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना क्लियर, ये आप ज्यादातर देखे होंगे, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज कहीं भी पढ़े होंगे, इतना तो सबको आता है। अब इसके अलावा इसी में सटीक बहुत ही कीमती चीज बताऊंगा जो कि सभी टेंस के लिए, सभी टेंस का कह सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट के लिए बहुत मायने रखेगा, जो 4 पार्ट होते हैं। अब उसमें सीख लीजिएगा सिंपल तरीके से, या फिर अभी हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेंस के 3 के 4। क्लियर, और 4 याद रखिएगा आप लोग, 4 याद रहना चाहिए। बहुत पॉइंट वाली बात बताने वाला हूं। पहला पार्ट क्या था, इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 4, ये मतलब तीनों के 4 पार्ट हो गए। लेकिन इन चारों को आप यही समझ लीजिएगा, बाकी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है। ये आप लोग 4 8 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर 4 8 टेंस होते हैं। यानी प्रेजेंट का 4 और पास्ट का भी 4 8, यानी 8 बार आप पहचान पढ़ोगे। तो इससे बढ़िया कि आप एक ही बार में समझ लीजिए, सिर्फ 4 बार में, बहुत दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित,
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट मतलब बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट, यानी पूरी तरह से सही, यानी पूर्ण। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब अपूर्ण, यानी पूर्ण और अपूर्ण। ये आप लोग जानोगे। अभी हमने जो बताया पहचान, प्रेजेंट की 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट की भी 4 पढ़ेंगे, फ्यूचर को भी रहने दे रहे हैं। प्रेजेंट की 4 और पास्ट की भी 4, 4, 4, 8 टेंस की पहचान पढ़ेंगे, लेकिन हम यही 4 पढ़कर मैटर क्लियर कर देते हैं। कैसे? हम पहचान के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? पहचान के बारे में। इसकी पहचान, इनकी, इतने में समझ जाओगे आप लोग। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कोई हिंदी वाक्य है, पहचान वहीं से होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते, क्या आ जाए? ताती ते, इंडेफिनिट। अब इसके बाद हम है हूं नहीं बोले हैं ना, था थी थे बोले हैं। आ जाए ताती ते तो इंडेफिनिट है। इतना क्लियर? जैसे मैं जाता हूं, वह जाती है, वे जाते हैं, मैं आता हूं, तुम आते हो, वे आते हैं, हम आते हैं, वह खाता है, मैं खाता हूं, राहुल जाता है, सुरेश बेचता है। सब में ताते तैयार है। ये इंडिपेंडेंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा, रही, रहे, बस कोई भी टेंस हो, जहां भी दिख गया रहा, रही, रहे। क्लियर? जहां भी दिखा रहा, रही, वह जा रहा है, यानी वह जाता है एक स्थान पर, वह जा रहा है। मैं आ रहा हूं, तुम गाड़ी चला रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, वह जा रही है, रहा, रही, आ रहा है ना। ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया और कुछ नहीं। अब इसके बाद अभी बताते हैं, यहाँ है हूं आ गया तो प्रेजेंट, और था थे आएगा तो पास्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, देखिए परफेक्ट में 2-3 कैटेगरी होती हैं। जैसे या तो आ जाए चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, यानी इसका हम इतना अलग कर दे रहे हैं, इसका इतना अलग कर दे रहे हैं, अब इसका थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। यानी चुका, चुकी, यानी या तो लास्ट में आ जाए या, ई, ये, या फिर आ, ई, ए, ई, मात्रा की मात्रा, इतने याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा आगे चल के एक चीज और हम बताएंगे, यानी इनके बाद कुछ न कुछ आना चाहिए तो परफेक्ट है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए कॉन्टिन्यूअस दिया ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे, रहा, रही और रहे आ जाए। हमने बताया कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी तो रहा, रही आ गया तो ये भी तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है परफेक्ट, यानी उसी में दे दे क्या? समय। क्या दे दे? समय। यही पॉइंट है, समय दे के साथ रहा, रही आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सिर्फ रहा, रही आ गया तो कॉन्टिन्यूअस। अब पॉइंट वाली बात है, हम अभी आपको बताना भूल गए थे, यहां समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि है, हूं, हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब है हूं, हो, तो प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? और पास्ट का मतलब है था, थी, है। बात समझे नहीं आप लोग? यानी अगर वाक्य के अंत में है हूं आ गया तो प्रेजेंट टेंस, नॉर्मल समझिए। टेंस पढ़ रहे हो आप लोग, प्रेजेंट और पास्ट हम बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब है हूं, हो, लास्ट में वह जा रहा है, मैं आता हूं, वे आते हैं, वह सोचता है हूं आ रहा है ना, तो प्रेजेंट है। और तात्विक आ गया तो इंडिफिनिट। ये टेंस नहीं है, ये टेंस का एक भाग है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी इसके बाद है हूं आ गया, इसके बाद है हूं आ गया तो प्रेजेंट टेंस,
यानी तातित्य के बाद, और ताति के बाद थातिथ्य आ गया। वह जाता है, तुम जाते थे, वह जाता है प्रेजेंट, वह जाता था पास्ट। मैं आता हूं प्रेजेंट, मैं आता था पास्ट। वह आती है, वह आती थी। यही अंतर है थातिथ्य और है हूं हो का। है हूं हो का मतलब प्रेजेंट और पास्ट का मतलब थाती थे, और ये सब में रहेगा। वह जा रही है, वह जा रही थी। क्लियर? इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार आपको पहचान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिफिनिट का मतलब आज के बाद याद रख लेना। तातिथ्य कंटिन्यूअस का मतलब रहा रहे रहे, और परफेक्ट का मतलब है चुका चुकी चुके, या ये या फिर आइए की मात्रा, ये है परफेक्ट। और समय के साथ रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। बहुत सटीक में है, आठों टेंस की पहचान इसी में है। ये 4 4 8 इन दोनों की हो गया। अब टेंस के बारे में बेसिक आप जान गए हैं, और लगभग पहचान भी आपने 8 टेंसों की सीख ली है। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना आपने सीख लिया है। और प्रेजेंट का मतलब है हूं हो, पास्ट का मतलब था थे थे। याद रखना, जिस वाक्य के अंत में है हूं आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, और जिस वाक्य के अंत में था थे आ गया तो पास्ट टेंस है। इतना हमने बता दिया है, बहुत मूल रूप से, बहुत अच्छे तरीके से। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब टेंस का जो पहला पार्ट था प्रेजेंट, प्रेजेंट का पहला इंडिफिनिट जो बताए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट। टेंस के बारे में जानने से पहले 3 चीजें जानना अति आवश्यक है। यदि उसको आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं जान पाओगे, तो आप टेंस यानी अनुवाद करना नहीं सीख पाओगे। और बहुत छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना अति आवश्यक है। तो वो 3 चीजें हैं क्या? पहला पॉइंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, क्लियर? और दूसरा होता है वर्ब। वर्ब समझ गए ना? वर्ब में 2 टाइप, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन इस तरह के रहता है। वर्ब उसी में आता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें भी कई पार्ट होते हैं, फिलहाल अभी हम इतना जानेंगे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक, और मेन माने मुख्य, मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट वर्ब। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, का मतलब होता है कर। यही 3 चीजें आप लोग को जाननी है। चैलेंज है कि आप ग्रामर सीखना, अनुवाद करना सीख जाएंगे। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता जो इसका वर्ड मीनिंग है, यानी शब्द अर्थ है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसी में छिपा है इसकी परिभाषा। यानी शॉर्टकट में आप लोग बताते हैं, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, यानी कौन सा कार्य कर रहा हूं? पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं, यानी एक अध्यापक। तो कार्य करने वाला कौन है? अध्यापक। मेरा नाम संतोष, कार्य करने वाला कौन हुआ? संतोष। इतना क्लियर आप लोग? अब लगभग इतना, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य या तो किया जाता है या तो हो जाता है। उसके बाद वर्ब, ये जड़ है, बहुत बड़ी पॉइंट है। ये नहीं रहेगा तो भी अनुवाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी वाक्य होगा। जैसे जाओ, हमने बोल दिया क्या? जाओ। जाओ की इंग्लिश क्या होती है? गो। कह दिया गो या गेट आउट। हमने सब्जेक्ट इसमें लगाया? नहीं लगाया। बात समझो ना? इसका मतलब ये क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। अब यानी एक कहते हैं ना वाक्य की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ गो बोल दिया, गो माने जाओ, ये तो एक ही वर्ड हुआ ना, दो या दो से अधिक तो हुआ नहीं, ये भी अपवाद में आता है। अपवाद में जो टेंस पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत अपवाद होंगे, हम अलग से वीडियो इसका भी बनाएंगे। इतना क्लियर? यानी वर्ब का मतलब क्या होता है? किया गया कार्य, यानी यहां लिख सकते हैं कर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी कर्ता जिस कार्य को करता है। कर्ता मैं करने वाला हूं, कौन सा कार्य कर रहा हूं? पढ़ाने का। वह दौड़ने वाला है, कौन सा कार्य करने वाला है? दौड़ने वाला। कौन? वह। मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है कर्ता कहलाता है, और जो कार्य किया जाता है यानी कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब की दो कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, सिर्फ मेन वर्ब रहती है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। हमारे हिसाब से इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, बाकी लगभग सब में रहते हैं 90%। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट सहायक क्रिया नहीं रहती, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको मत रखिएगा, सब्जेक्ट बाद वर्ब रखिएगा। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा। परिभाषा का विशेष महत्व तो नहीं होता है, बस आप लोग जान जाइए कि ऑब्जेक्ट होती क्या चीज है। ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ से वस्तु होती है, दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्ट का अर्थ भी होता है क्या? वस्तु। ऑब्जेक्ट का एक अर्थ होता है वस्तु। वस्तु सजीव भी होती है, निर्जीव भी। हम लोग क्या है? हम लोग भी एक वस्तु हैं, लेकिन सजीव में है। वस्तु है, निर्जीव है, वस्तु है, निर्जीव है। हमारे आपके जैसे जितने भी लोग हैं सजीव हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पढ़ा। मैं करता हुआ, पढ़ाना वर्ब हुआ। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब, और क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। और किसे पढ़ा रहा हूं? आप लोगों को। यानी मैं सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब, और क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। और क्या पढ़ा रहा हूं? तो क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। और किसे पढ़ा रहा हूं? तुम्हें। यहां जैसे मैं तुम्हें या आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हो गया। देखिए ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ आपका वर्ब, दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बताया वस्तु का नाम, पढ़ाना। क्या पढ़ा रहा हूं? एक अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और किसे पढ़ा रहा हूं? तुम्हें। ये दोनों चीजें क्या हुई? ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना आप लोग? अब इनकी पहचान समझ लेते हैं। इसके अलावा भी होते हैं क्या? अदर वर्ड। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कहाँ पढ़ा रहा हूं, किसके साथ पढ़ा रहा हूं, ये सभी उत्तर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होते हैं? अदर वर्ड में आते हैं। जैसे मैं तुम्हें कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कमरे में, कमरा क्या है? अदर वर्ड में आता है। इतना आप लोग जान गए ना हमारे हिसाब से, ठीक है। ये याद रखिएगा वस्तु। चौथे पॉइंट होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब क्या होता है? अन्य शब्द। अन्य शब्द का मतलब होता है जिसमें, जिस शब्द के साथ में, के, लिए, ऊपर, के साथ, जैसे मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए, उसके लिए, मैं घर के ऊपर, घर पर पढ़ा रहा हूं, छत पर पढ़ा रहा हूं,
के साथ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ा रहा हूँ, अपने पिता के साथ बाजार जा रहा हूँ, ये सभी वर्ड जिस शब्द के साथ आ जाए क्या होते हैं, अदर वर्ड। एक बहुत बेसिक चीज हमने समझाना उचित समझा कि आप लोग कैसे समझे कि अदर वर्ड कौन कौन सा होता है। में जिस शब्द के साथ में आ जाए, जिसके साथ के लिए या फिर लिए आ जाए, ऊपर या पर, ऊपर या फिर पर आ जाए के साथ, ये सब क्या होते हैं, अदर वर्ड बनाते हैं। हमारे सब आप समझ गए होंगे। अब इसकी पहचान, इसकी परिभाषा हमने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। कर्ता वाक्य की क्रिया में कौन शब्द से, ये सभी क्या है, पहचानने का तरीका, कौन शब्द से प्रश्न करने पर, वाक्य की क्रिया में कौन शब्द से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब, वर्ब कैसे पहचानेंगे, कर्ता से पूछिए उसने क्या किया, उसने क्या किया, वह क्या कर रहा है। जैसे कोई पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप मम्मी आ गए आपके कमरे में, तुरंत पूछ रही क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या बताओगे, पढ़ रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। उस समय आप जो कार्य कर रहे होगे वो चीज आप बताओ। किसी से बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। क्या, इसको याद रखिए, क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का सीधा पहचानने का मतलब है, दिमाग में रखिएगा, पहला नंबर तो वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या, कलम, कॉपी, किताब, पढ़ने लिखने यानी पढ़ने वाली चीज, खाने वाली चीज, पहनने वाली चीज, देखने वाली चीज, सोचने वाली चीज, जो भी चीज है, खरीदने वाली चीज, बेचने वाली चीज, समझ रहे हो ना, खाने वाली चीजें, ये सब क्या है, वस्तु हैं। तो किसके अंदर आती है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट का पहचान ये है कि आप क्या या फिर किसे या किसको, वर्ब की यानी वर्ब में क्या या किसे से प्रश्न करने पर, क्या या किसे किसको से प्रश्न करने पर आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ा में क्या लगा दो, क्या पढ़ा रहा हूं, नहीं उत्तर मिला। अगर उसमें मैं कहता अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आपको उत्तर मिल जाता है। अब क्या से उत्तर नहीं मिला तो आप लगा दो किसे या किसको, किसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुम बोल दो मैं अध्यापक से पढ़ रहा हूं, उसमें बोला किससे पढ़ रहे हो, अध्यापक से, लेकिन ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा, यही अंतर है। मैं इसे तोड़ दूं, किसे तोड़ दूं, इसे यानी कलम को, क्या तोड़ रहे हो, कलम, डंडी हुई, छड़ी हुई, कुछ भी आप तोड़ रहे हो, क्या तोड़ रहे हो, जो उत्तर मिला वही आपका ऑब्जेक्ट। बाकी जो भी बचता है वो क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में आता है टाइम भी आता है। अब इसके पहले हमने में बता दिया, ये आपके हो गए बेसिक चीज, आप लगभग सब कुछ जान गए हो, ठीक है। अब चलते हैं टेंस पे। पहला टेंस क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। इसमें आप लोग परिभाषा समझ लीजिएगा। परिभाषा का विशेष महत्व तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हो तो परिभाषा का जानना आवश्यक है। किसी ने आपसे प्रश्न के लिए तब क्या बताओगे, विशेष महत्व तो नहीं होता, लेकिन हम बता देते हैं। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा यह होती है, अनिश्चित है ना, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस, उसमें क्या होना पाया जाएगा, किसी कार्य का होना पाया जाएगा। इसको दिमाग, कोई भी टेंस हो, एक्स वाई जेड, कोई भी टेंस हो, उसमें किसी कार्य का होना पाया जाएगा यदि कार्य अनिश्चित रूप से किया गया, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का अनिश्चित रूप से होना पाया जाता है, तो इंडेफिनिट टेंस। लेकिन वही काम प्रेजेंट टेंस में अनिश्चित रूप से, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से किया जाना या होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से किया जाना या होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, पहचान। इंडेफिनिट का मतलब हमने क्या बताया था? इंडेफिनिट का मतलब क्या बताया था हमने, याद है? ताती ते, ये इंडेफिनिट है। पहचान क्लियर है? प्रेजेंट हमने क्या बताया था? है, और हो। ये प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट। ऐसे हिंदी वाक्य, पहचान, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या है, तातीते, या फिर मुख्य क्रिया के साथ अंत में क्या है, तातीते, और उसके बाद क्या आ जाए, है, और हो। तातीते के बाद है हूं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसका मतलब होता है प्रेजेंट, इसका मतलब होता है इंडेफिनिट। प्रेजेंट का ही बताया था ना, प्रेजेंट, और ताती का मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पहचान, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में तातीते के बाद है हूं जैसे शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। हो गया? अब दो चीज आप जान गए हो, अब है क्या चीज, अब कुछ नहीं बचा। अब बच्चा है मेन कॉन्सेप्ट, अनुवाद करना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आप पहचान लिए हो, इसका वाक्य पहचान लिए हो। देखिए, इसके अंतर्गत हम पहला, यानी सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो होते हैं, भाई और बहन, या फिर भाई भाई आप समझ लीजिए। ये होते हैं असर्टिव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ये आता है, और इसके बाद जो भी पढ़ेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सेंटेंस हम अलग से किसी एक वीडियो में बताएंगे, फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फार्मूला, फार्मूला जरूरी है ना। पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, शॉर्टकट में एसयू भी लिखे हैं। उसके बाद बताया था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे में यस या ईएस या फिर आई ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद होता है क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस यही आपका फार्मूला है। लेकिन अब पॉइंट वाली बात क्या है? पॉइंट वाली बात, वर्ब में यस या ईएस आई एस जोड़ना है। किसमें? वर्ब में क्या जोड़ना है? यस या ईएस या फिर आई ईएस जोड़ना है। क्या जोड़े? ये डिपेंड करता है वर्ब के वर्ड पे। जैसे वर्ब में जब यस जोड़ना हो, सॉरी, जब वर्ब में जब ईएस जोड़ना हो। किसमें? वर्ब में जब यस जोड़ना है तो उसका रूल समझिए। जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में यस एच सी एच एक्स ओ डबल एस या फिर जेड डबल जेड ये आ जाए, इसमें क्या जोड़ा जाता है? ईएस। जैसे एक आध दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। जियो, इसको देखते हो ना, गो, इसमें क्या जोड़ेगा? ईएस, क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ, क्या हो जाएगा? गोज। एस ई ए आर सी एच, सर्च में खोजना या ढूंढना होता है। सी एच ना आया ना, तो इसमें क्या जोड़ेगा? ईएस। ये क्या हो जाएगा?
हो गया। अब ज्यादा हम नहीं देखेंगे, समय की कीमत बहुत ज्यादा है। वर्ब में यस जोड़ने का नियम समझ गए, जिस वर्ब के अंत में यस भी आ जाए। वर्ब है गो, सर्च, रीड, कम, केम, दुनियादारी। अब आते हैं पहला ईएस हमने सीख लिया। अब आईएस यानी जिस वर्ब में आईएस जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो, आई ई एस, उसका नियम क्या होता है, रहेगा वही जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में वाई आया हो, और पॉइंट वाली बात यह है, जिस वर्ब के अंत में वाई आया हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी क्या, व्यंजन आया हो, तो वाई को हटाकर क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। क्लियर इतना आप लोग। अब इसका एग्जांपल यहां समझ लीजिएगा। जिस वर्ब के अंत में हमने बताया, जिस वर्ब के अंत में वाई आया हो, जैसे टी आर वाई, ट्राई मीन्स कोशिश करने या प्रयास करना, लास्ट में वाई आया ना, तो वाई के ठीक पहले देखिए आर क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई हट जाएगा, टी आर, वाई हटा क्या जोड़ेगा, आई ई यस। हमने यही बताया जिस वर्ब के अंत में वाई आया हो, वाई और वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले क्या आया हो, कोई व्यंजन, व्यंजन का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, स्वर को छोड़कर जो भी है, आर आ गया, आर हटाकर आई एस, वाई हटाकर आई एस जोड़ दिए। सी आर वाई, क्राई मीन्स चिल्लाना, सी आर आई ई एस हो जाएगा, वाई हट गया, आई एस जुड़ गया। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो यह फेयर, वाई हट गया, वाई हटकर क्या जुड़ेगा, आई एस, याद रखिएगा। और अब यस बचा है, जिस वर्ब में क्या जोड़े, यस जोड़ना हो, जिस वर्ब में क्या जोड़ना हो, यस, सिर्फ और सिर्फ क्या, यस जोड़ना हो। ये दोनों नियम जिसमें ना काम करे, यानी ई एस वाला नियम और आई एस वाला नियम, जिस वर्ब में ना हो, यानी ये सभी ना हो और वाई के ठीक पहले कोई व्यंजन ना हो, उसमें क्या जुड़ता है, यस। जैसे इसका एग्जांपल, रीड, आर ई ए डी, रीड, कम, रीड माने पढ़ना, कम माने आना। ये देखिए इसमें ना तो सी एच एक्स ओ डबल एस ये सब नहीं आया, तो इसमें क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। कम, सी ओ एम ई, ना तो ये सभी आया है ना तो वाई आया है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, यस, यानी हो जाएगा रीड्स, अरे हो जाएगा कम्स। ठीक है, इतना बेसिक सब कुछ जान गए हो। अब फार्मूला जो हम पढ़े थे उस पर आ जाते हैं। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका काम सिर्फ अफर्मेटिव में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। ये जो सिस्टम है बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में है, निगेटिव में नहीं, ना तो इंट्रोगेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज आएगा। ये यस या यस जोड़ने का सिस्टम हटा दे रहे हैं। अब एक चीज और जो उस समय हम दिमाग में नहीं था हमारे, हमने तो बताना भूल गया, सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन करता और बहुवचन करता। एक वचन में आता है ही, सी, इट या फिर कोई नहीं, बाकी इनके जो भी बचते हैं इनके बाद बहुवचन। इनके अलावा जो भी बचते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, इसमें कोई वन नेम होना चाहिए, कोई एक नाम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, एक से मोर देन वन, एक से अधिक नाम, ये बहुवचन आते हैं। यस या यस जोड़ा किसके जाता है, जब वर्ब क्या हो, सिंगुलर यानी एक वचन करता हो, तभी ये सभी क्या होते हैं, जुड़ते हैं। बहुवचन हो तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बहुत पॉइंट वाली बात है।
एक वचन रहेगा तो जुड़ेगा, ये तीनों में से कोई एक जुड़ेगा। अगर एक वचन यानी सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी बहुवचन करता है, तो ये सब नहीं जुड़ेंगे। हो गया। वैसे तो एक वचन बहुवचन आप लोग जानते ही होंगे, आशा है, विश्वास है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तुम फल तोड़ते हो, तुम फल तोड़ते हो, वह मुझे पढ़ाता है। देखिए, तुम फल तोड़ते हो, ताती के मतलब हमने क्या बताया था, यानी जहां ताती ते दिखा इंडिफिनिट, तुरंत दिमाग में पकड़ो। ताती ते दिखा तो इंडिफिनिट। अब इसके बाद है हूं हो दिखा, है हूं हो तो प्रेजेंट, प्रेजेंट है, और ये क्या है, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। दिमाग में आ गया। यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना या किया जाना या स्वीकार किया जाना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। या फिर इसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो निगेटिव नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा गया तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो है क्या, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी अनुवाद करेंगे, कार्य करने वालों को पहले रखेंगे। तुम फूल तोड़ते हो, कौन तोड़ते हैं, तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद वर्ब यानी किया गया कार्य, दूसरे पॉइंट पे किया गया कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, तुम फूल तोड़ते हो, क्या करते हो, हमने पहचान बताई थी ना वर्ब की, क्या करते हो, तोड़ते हो। यहाँ फल क्या है, नरम वस्तु के लिए प्लग माने तोड़ना लगता है, कठोर वस्तु के लिए ब्रेक होती है, और नरम वस्तुओं को तोड़ने के लिए प्लग, यू प्लग। उसके बाद यस या यस, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, पहले ये पॉइंट है। अब जोड़ नहीं देंगे, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। सिंगुलर यानी सिंगुलर करता होगा तो जुड़ेगा, और नहीं तो नहीं जुड़ेगा। यू क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन कर्ता में आता है, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं जुड़ेगा। आगे बढ़िए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हमने बताया था क्या या किसे से प्रश्न कर लो। क्या तोड़ता है, फल, उत्तर मिला, फल, फल होता है द फ्रूट। हो गया, द फ्रूट, यू प्लग द फ्रूट। हो गया। अदर वर्ड इसमें नहीं है, अभी हम उसको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वह मुझे पढ़ाता है, पहचान लो, ताता, ताती के बाद है हुआ अगर यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन पढ़ाता है, वह की अंग्रेजी होती है ही। अगर होता है वो मुझे पढ़ाती है, पढ़ाती है तो ही के स्थान पर क्या हो जाता है, शी वर्ब, किया गया कार्य, कौन सा कार्य करती है, पढ़ाने का कार्य। पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीज है। पढ़ना होता है रीड, और पढ़ाना होता है टीच, TEACH। अब देखिए वर्ब के बाद ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पॉइंट वाली ये बात, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वचन है एक वचन यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो जुड़ेगा तीनों में से कोई एक। अब तीनों में से एक कौन जुड़ेगा, हमने क्या बताया था, वर्ब। देखिए वर्ब के अंत में क्या है, CH आया तो क्या जुड़ेगा, ES, सी टीच्स। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बताया था क्या या किसे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, नहीं उत्तर मिला। किसे पढ़ाती है, मुझे। वह तुम्हें पढ़ाती है, किसे पढ़ाती है, तुम्हें। वह हमें पढ़ाती है, किसे पढ़ाती है, हमें। जो उत्तर मिले वही वर्ब के बाद रखिए। क्या नहीं मिला उत्तर तो किसे से प्रश्न कर दो, किसे पढ़ाती है, मुझे। हो गया, शी टीच्स मी। इतना क्लियर। हम नदी में तुम्हारे साथ तैरते हैं। देखिए उन लोगों से थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाए, हम नदी में तुम्हारे साथ तैरते हैं, सब भूल जाइए। लास्ट में क्या मिला, तैरना। कौन सा कार्य, तैरना। तैरना क्या गया, तातीते। तातीते का मतलब इंडिफिनिट। हमने बताया है कि ताती का मतलब, इंडिफिनिट का मतलब तातीते। तातीते इंडिफिनिट हो गया। है का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अफर्मेटिव। फार्मूला लगी, तुम्हारे साथ तैरते हैं, कौन तैरते हैं, हम की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी किया गया कार्य, वर्ब मतलब किया गया कार्य। कौन सा कार्य करते हैं, तैरते हैं, तो स्विम माने तैरना, फर्स्ट फॉर्म, SWIM, वी स्विम। उसके बाद यस, ये जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, हमने ये बताया था जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा।
पॉइंट ये है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, वी है प्लूरल यानी बहुवचन करता है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। अब आगे बढ़िए, क्या या किसे से प्रश्न कर रही है। क्या तैरते हैं? उत्तर नहीं मिलेगा। हम नदी में तुम्हारे साथ तैरते हैं, क्या तैरते हैं? नहीं उत्तर मिलेगा। किसे तैरते हैं? अब यहाँ देख, किसके साथ तैरते हैं, ये प्रश्न पूछते तब हमें मिलता है तुम्हारे साथ, लेकिन हमें प्रश्न करना है किसे या किसको। किसे तैरते हैं, उत्तर भी नहीं मिलेगा, तो उसको छोड़िए। आगे अदर वर्ड। अदर वर्ड हमने क्या बताया, जिसमें में आ जाए। हमने अभी बताया था आप लोगों को, जिसमें में आ जाए, में मतलब नदी में, जिसके साथ साथ आ जाए, साथ तुम्हारे साथ, ये दोनों क्या है, अदर वर्ड। आप इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं। नदी में का मतलब होता है इन द रिवर, और तुम्हारे साथ का क्या होता है, विथ यू। और एक चीज आप लोगों को बताए, हिंदी में जस्ट उल्टा इंग्लिश में होता है। जैसे तुम्हारे साथ साथ की अंग्रेजी पहले विथ, और तुम्हारे का अंग्रेजी बाद में। में की अंग्रेजी पहले इन, और नदी का द रिवर, उल्टा। थोड़ा ये भी सीखने वाली बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। इन द रिवर विथ यू, इन द रिवर। क्लियर? और अच्छा, इसको आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। इसी पे एक एग्जांपल हम और करते हैं, ध्यान समझिएगा कैसे कैसे बनता है। वह खेलता है, वह खेलता है, इतना समझिए। तात्पर्य आ गया ना, इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट। ही प्ले, एक वचन है इसलिए यस जुड़ गया, ही प्ले, यस जुड़ गया, इतना हो गया। अब इसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, वह क्रिकेट खेलता है। अब जैसे क्रिकेट इसमें बढ़ेगा ना, लेकिन है तो वही, वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता का अनुवाद हमने क्या कहा था, ही प्लेज। अब ऑब्जेक्ट, प्लेज के बाद ऑब्जेक्ट क्या खेलता है, क्रिकेट। उसके बाद तीसरा पॉइंट, वह हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, इतना हम कर चुके हैं। इसका अनुवाद क्या किया, ही प्लेज द क्रिकेट। उसके बाद अलग से बचा क्या, हमारे साथ, ये आपका अदर वर्ड, यानी क्रिकेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। विथ हमारे साथ का होता है विथ अस। इतना क्लियर हो आपको? देख रहे हैं ना, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। इसी में और हम बढ़ा सकते हैं, वह हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, वह खेत में या फिर मैदान में हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। मैदान में आ गया, आगे बढ़ा दीजिए, इन द फील्ड। वह अपने भाइयों के साथ और हमारे साथ, विथ अस एंड विथ आवर ब्रदर, इस तरह कर सकते हैं। चलिए, अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं। अब निगेटिव, दूसरे पॉइंट पे निगेटिव सेंटेंस, यानी इसका होता है नकारात्मक वाक्य। इसकी सरल पहचान यह है कि यह वाक्य में क्या आ जाता है, नहीं। जिस वाक्य में नहीं दिखा, हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें 2 पॉइंट बाद, यानी एक वचनकर्ता सिंगुलर, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया होती है डज, और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया होती है डू। और निगेटिव में इन दोनों के साथ लगेगा क्या, नॉट, यानी डज नॉट या फिर डू नॉट। ये दिमाग में रखना, डज नॉट या डू नॉट। किसी भी टेंस आप पढ़ोगे सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगता है, किसी भी टेंस का निगेटिव हो। अब फार्मूला इसका, ये जैसे अफर्मेटिव का फार्मूला हमने ये पढ़ा था, इसका फार्मूला क्या होगा, अफर्मेटिव निगेटिव में क्या है, शुरुआत इसकी सब्जेक्ट से ही होती है, चाहिए हो चाहिए सब्जेक्ट। इसमें भी अभी हमने बताया सब्जेक्ट बाद क्या रखते हैं, सहायक क्रिया डू या डज, चाहे डज या डू पढ़िए, डू या डज रखिए, चाहे जो भी। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद ही क्या लगता है, नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। अब देखिए, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अब इसमें यस या एस नहीं लगा। हमने बताया कि यस या ईएस आईएस का प्रयोग सिर्फ
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में होता है, ना कि निगेटिव में, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव। तो ये हट गया, अब बचा क्या ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही आपका फार्मूला। सब कुछ वही है, जैसे तुम बाजार में फल नहीं बेचते हो, ये क्या हो जाएगा, ताती के बाद हम आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ गया तो उसका निगेटिव, तो सब्जेक्ट कौन नहीं बेचते हैं, तुम, यू हो गया। उसके बाद डू या डज, कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन एक बहुवचन, ध्यान दीजिए, यू बहुवचन में आता है, बहुवचन शब्द क्या लगता है, डू, तो हमने लगाया यू के बाद डू। उसके बाद फार्मूला में देखिए, डू या डज दोनों में से कोई एक हो गया, अब क्या लगाएंगे, नॉट, यू डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब किया गया कार्य, बार बार बताया जा रहा है, किया गया कार्य, कौन सा कार्य किया गया है, बेचने का, तो सेल माने बेचना होता है, यू डू नॉट सेल, तुम नहीं बेचते हो, इतना अनुवाद हो गया, तुम नहीं बेचते हो। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या या किसे नहीं बेचते हो, क्या या किसे नहीं बेचते हो, क्या नहीं बेचते हो, फल, उत्तर मिला, तो सेल के बाद ये रखिए द फ्रूट, यू डू नॉट सेल द फ्रूट। अब अदर वर्ड क्या है, बाजार में आ गया ना, इन द मार्केट, जैसे नदी में इन द रिवर, वैसे बाजार में इन द मार्केट। क्लियर? एक एक एग्जांपल लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, ये दोनों मिटा दे रहे हैं। फार्मूले पर विशेष ध्यान रखिएगा, अब देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग इतना समझ लीजिएगा, सिंगल और डबल। तो इसमें आ जाते हैं, यानी सिंगल का मतलब होता है जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, या फिर जिसकी शुरुआत हिंदी में होती है क्या शब्द से, और डबल का मतलब जिसका उत्तर यस या नो में देने के बजाय कुछ बतलाना पड़ता है। जैसे क्या तुम जाते हो, हाँ या ना, यस या नो, जाते हो तो हाँ, नहीं जाते तो ना, क्या तुम किताब खरीदते हो, हाँ या तो ना, इतने में काम चल जाएगा, सामने वाले को उत्तर संतुष्ट हो गया। अब जैसे तुम विद्यालय कैसे जाते हो, तो आप हाँ या ना नहीं, हाँ तो कुछ उत्तर मिला, विशेष कुछ नहीं, तो आप बताओगे साइकिल से जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, अपने पिता के साथ जाता हूँ, कैसे जाते हो, ये उत्तर इतना बतलाओगे तो आपका डबल इंट्रोगेटिव। तुम किताब कैसे खरीदते हो, पैसे से खरीदता हूँ, बाजार में जाकर खरीदता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम विद्यालय कब आते हैं, हम विद्यालय कब आते हैं, ये भी बतलाना पड़ता है, 9 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं, इस तरह का उत्तर कुछ बतलाना पड़ता है तो डबल, और सिर्फ हाँ या नाम काम चल जाए तो निगेटिव, वो सिंगल हो गया। अब सॉरी, सेंटेंस का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, 10-5 मिनट का वीडियो रहेगा, संतुष्ट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गए, अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं। पहला क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कह रहा प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फार्मूला, किसी भी टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, दिमाग में बैठा लेना, किसी भी टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, शुरुआत किससे होगी, हिंदी में क्या शब्द से, और अंग्रेजी में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज, यही, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव अनुवाद करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, डू या डज से, इतना क्लियर। अब उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो नंबर कटेगा आपका, दिमाग में रखना, क्लियर। अब उसके बाद क्या से हमने बताया, इसका एग्जांपल समझते हैं।
जैसे वह एक गीत गाती है। इस समय ये आपका अफर्मेटिव दिख रहा है, इसमें वह गीत नहीं गाती है तो निगेटिव दिख रहा है। उसके बाद अगर इसी में मैं लगा दूं क्या वह गीत गाती है, तो ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम हटकर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या हो गया, सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या का मतलब ये होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। तो वह कई वचन है, एक वचन। एक वचन का मतलब शुरुआत किससे होगा, डज से। तो क्या का अंग्रेजी हम लिख दिए, डज। ये क्या की अंग्रेजी लिखे हैं, ना कि किसी और की। डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कौन, हमने बार बार बताया कौन। गाने का यानी किया गया कार्य, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। वह गीत गाती है, कौन गाती है, वह स्त्रीलिंग है, क्या होगा, शी। गाता है तो यहाँ ही हो जाता है, डज सी। डज सी के बाद सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब की किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कौन सा कार्य करती है, गाती है। तो सिंग माने गाना, डज सी सिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बताया क्या या किसे, क्या या किसे से प्रश्न कर लो। क्या गाती है, एक गीत, ए सॉन्ग, हो गया। अदर वर्ड इसमें नहीं है। कमरे में गाती है, बगीचे में गाती है, इन द गार्डन, इन द रूम, इन द स्कूल, इन द कॉलेज, ठीक है। हमारे साथ विथ अस, तुम्हारे साथ विथ यू, ये होता तो हम आगे बढ़ा देते। अदर वर्ड इसमें नहीं है। का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या मैं उसे पीटता हूं, क्या मैं उसे पीटता हूं, या फिर क्या मैं उसे विद्यालय में पीटता हूं, क्वेश्चन। क्या मैं उसे विद्यालय में पीटता हूं, ताकि के बाद है हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको दिमाग में रखना। क्या से स्टार्ट हुआ तो डू या डज लगेगा। मैं बहुवचन में आता है तो स्टार्ट होगा डू से। यहाँ देखिए सी था तो स्टार्ट हुआ डज से, यहाँ मैं है आई तो स्टार्ट होगा डू से। डू आई किया गया कार्य, कौन सा कार्य करता है, पीटता है, तो BEAT, बीट माने पीटना। अब क्या या किसे से प्रश्न करो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब के बाद किसे पीटता है, उसे, बीट हिम, उसे का अंग्रेजी होती हिम। अगर तुम्हें होता तो यू, हमें होता तो अस, मुझे होता तो मी, ठीक है। डू आई बीट हिम, क्या मैं उसे पीटता हूं, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड इसमें है, विद्यालय में आ गया ना, इन स्कूल। स्कूल के पहले दा नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क, हो गया। इतना क्लियर, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अब यहां हम थोड़ा चेंजिंग करें, देखिएगा। ये यहां करते सिंगल के स्थान पर क्या, डबल, नहीं समझना है, DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन, और उसके बाद डू या डज, हो गया। अब ये फार्मूला बन गया आपका। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहां समझिएगा, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब अलग से बताएंगे। व्हाट माने क्या, व्हाई माने क्यों, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे। ये सब का अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, उसके बाद जैसे सब रहता है। जैसे इसी में अच्छा अलग से देख लेते हैं। हम चाय क्यों पीते हैं, देखिए ताती के बाद हम हुआ है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। हम चाय क्यों पीते हैं, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। क्यों की अंग्रेजी बता ना, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता जय वचन हो।
हम बहुवचन है तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड डू। सब्जेक्ट क्या था हम, कौन पीते हैं हम का अंग्रेजी वी डब्ल्यू। किया गया कार्य वर्ब पीते हैं। पीना का क्या होता है टेक, ड्रिंक माने पीना होता है, लेकिन चाय काफी या शराब के लिए होता है टेक। टेक माने लेना। वाई डू वी टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पीते हैं चाय द टी। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो। देखिए तुम मुझे अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो, ताते के बाद है हुआ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी पहले हाउ माने कैसे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बहुत डू या डच क्या लगाना है तुम के साथ क्या लगता है डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया सब्जेक्ट। वर्ब के किया गया कार्य कौन सा कार्य करता है पढ़ाने का, टीच माने पढ़ाना। क्या पढ़ाता है या किसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, और किसे पढ़ाता है मुझे। ये सजीव है ये निर्जीव, सजीव को पहले रखिए टीच मी, उसके बाद क्या पढ़ाता है इंग्लिश, पहले अक्षर बड़े से इंग्लिश भाषा है इंग्लिश, उसके बाद अदर वर्ड क्या है नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। हो गया क्लियर इतना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी से समझते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस में हम ट्रांसलेशन कराएंगे, इसके जस्ट बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें आप सब डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट है सब क्लियर कर दूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, हम इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। अब इसके बाद एक बनता है जैसा अफर्मेटिव से निगेटिव से इंट्रोगेटिव से निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो सिंगल, देखिए पहला क्या था सिंगल प्लस निगेटिव, शॉर्ट करना समझिएगा। सिंगल प्लस निगेटिव होता क्या है फार्मूला डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही पढ़े थे ना। अब यहाँ ये जगह हम छोड़े हैं अभी समझाने के लिए। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव जो था, यानी डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसका फार्मूला भी जस्ट पढ़े हो ना क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ भी जगह छोड़ देते हैं। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ऑब्जेक्ट था प्लस अदर वर्ड था। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पढ़ोगे किसी भी टेंस का। इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब होता है नाट का प्रयोग होता है कि नहीं होता, निगेटिव में नाट का प्रयोग होता है। डू या डच के बाद अभी नाट पढ़े थे ना, तो ऐसे इंट्रोगेटिव में भी नाट आता है। तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव, निगेटिव का मतलब आप नाट लगाओगे। नाट कहाँ लगेगा, इसके पहले डू या डच के बाद नाट लगता था, डू या डच प्लस नाट था, लेकिन यहाँ डू या डच प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद क्या रहेगा नाट, यहाँ पे सब्जेक्ट बाद क्या रहेगा नाट। यही है पॉइंट, किसी भी टेंस का निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सब्जेक्ट बाद नाट, और वैसे नॉर्मल निगेटिव तो सहायक क्रिया के बाद नाट। हो गया, जैसे मैं किताब नहीं खरीदता हूं, मैं किताब नहीं खरीदता हूं, ये निगेटिव है। ये होता है आई डू नॉट बाय द बुक, ये निगेटिव है। अगर यही मैं कह दूं, इसमें लगा दूं क्या मैं किताब नहीं खरीदता हूं, क्वेश्चन मार्क लग गया, तो डू या डच कहां जाएगा पहले आ गया। ये देखिए यही डू कहां जाएगा पहले, डू आई नॉट, यानी सब्जेक्ट बाद नॉट। देखिए आई के बाद नॉट, डू आई नॉट बाय द बुक। हो गया समझ में नहीं। अब ये होता है अच्छा वी
कैसे पकाते हैं। अब ये कैसे पकाते हैं यही कर दूं मैं, कैसे नहीं पकाते हैं, कैसे नहीं पकाते हैं। देखिए कैसे भी आ गया और नहीं भी, तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे का अंग्रेजी आप पहले लिखिए हाउ, उसका डू या डज लगाइए, वे बहुवचन लगेगा डू, उसका सब्जेक्ट लगाइए दे, हाउ डू दे, उसके बाद नॉट लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया गया कार्य कौन सा करते हैं, पकाते हैं, तो कुक माने पकाना, क्या पकाते हैं, भोजन, कुक द फूड। उसके बाद अदर वर्ड घर में, इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। पॉइंट वाली बात यही है मित्रों। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो इसके जस्ट बाद आप कमेंट कर दीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप इसके बाद जो चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, प्रेजेंट टेंस के बाद हम पास्ट टेंस सोचने पढ़ाने का, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, विशेष अंतर नहीं है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत उस टॉपिक पर क्लियर कर दूंगा। और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्रैक्टिस, इसके बाद जस्ट मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो अपलोड करूंगा, लगभग सब टाइप के सेंटेंस रहेंगे अफर्मेटिव निगेटिव का, उसमें आप समझ जाएंगे। उसमें भी हम फार्मूले का रिवीजन कराएंगे। इसमें लॉन्ग में थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताना, सब्जेक्ट टेंस के बारे में बताना, लॉन्ग वीडियो हो गया है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।